नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक तरीके से भौगोलिक स्थिति, ठीक है? तो बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश भारत का एक उत्तर सीमांती राज्य, सिंपल सा बात है, चूंकि नाम ही उत्तर प्रदेश है तो भारत का उत्तरी राज्य ही होगा, ठीक है? हालांकि ये सब आपको पता ही होना चाहिए था पहले से। बात करते हैं अगर इसके उत्तरी अक्षांश की, ये 23 डिग्री और 52 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेके लगभग 30 डिग्री 25 सेकंड तक उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। वहीं अगर इसके पूर्वी देशांतर की बात करें तो 70.30 सेकंड से लेके 84 डिग्री 39 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है, यानी कि इसकी पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण लंबाई इसकी इस तरीके से है, जो कि 23 52 30 25 और 77 30 यानी कि 70 30 और 84 39 पूर्वी देशांतर में स्थित है। राज्य का अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 60 डिग्री 36 सेकंड से लेके देशांतरी विस्तार जो है वो 7 डिग्री 9 सेकंड तक है। बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश उत्तर में शिवालिक श्रेणियों से घिरा हुआ है, जो कि पश्चिम या कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में यमुना तथा विंध्याचल श्रेणियों तथा पूरब में गंडक नदी के बीच में स्थित है। दक्षिण सीमांत में अगर बात करें तो बुंदेलखंड का पठारी मैदान मौजूद है और जिसका दक्षिण की तरफ विस्तार होता है। उत्तर प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड भूभाग का हिस्सा, सिंपल सी बात है, अपना जो भारत भी है वो भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, ठीक है। और गंगा के मैदानी क्षेत्र में संरचना प्लीस प्लीस्टोशीन काल के आरंभ में हुई थी, क्योंकि मतलब गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, इसकी जो कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग हुई थी वो किस समय हुई थी, वो प्लीस्टोशीन काल में हुई थी। हालांकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। बात करते हैं जिसकी प्रक्रिया आज भी जारी, अभी वर्तमान में भी ये कह सकते हैं कि इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। और दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र का निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन युग में विंध्य शैल समूह से हुआ था। ये शैल समूह आज भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आर्कियन, विंध्य, गोंडवाना, टर्सरी तथा कार्टनरी शैल समूह पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तो आर्कियन शैल समूह सोनभद्र तथा ललितपुर में पाए जाते हैं, जो कि प्राचीनतम संरचनाएं हैं। इन शैलों के अंतर्गत सिस्ट, नीट और ग्रेनाइट सम्मिलित हैं। इन चट्टानों में बहुमूल्य खनिज, यूरेनियम, हीरा आदि के संभावित भंडार हैं। बुंदेलखंड नीस आर्कनिक शैल समूह का एक प्रकार है। यह ग्रेनाइट की तरह दिखता है और इसमें मोटे दानेदार बनावट पाई जाती है। हालांकि ये सारा कुछ बस एक थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इससे नहीं पूछा जाएगा। आगे बात करें तो विंध्य शैल समूह उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग तथा प्रायद्वीपीय भाग के मध्य विभाजक रेखा के का निर्माण करता है, यानी कि कह सकते हैं विंध्याचल जो पर्वत है वो हिंदुस्तान में उत्तर तथा दक्षिण का एक तरीके से कह सकते हैं कि डिवाइडेशन क्रिएट करता है, ठीक है। इसका निर्माण कडप्पा शैलों के आच्छादन व टेनिस सागर में एकत्र हुए निक्षेपणों के उत्थान से हुआ था। बुंदेलखंड तथा बघेलखंड पठारों में विंध्य शैल समूह की कैमूर श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कैमूर श्रृंखलाएं ये आपकी जब आप आगे पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की संरचना, तो जो सोनभद्र वाला रीजन है उस तरफ जो कह सकते हैं कि इस पर्वत श्रेणी पाई जाती है वो कैमूर पर्वत श्रेणी पाई जाती है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट और प्रयागराज जिलों में के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं तथा सोन घाटी में कोयले के भंडार मौजूद है। और ये सोन घाटी वहां पे ही पाई जाएगी सोनभद्र में। और सोनभद्र का जो सिंगरौली नामक कह सकते हैं कि स्थान है वो कोयले के लिए काफी फेमस है, मैंने पहले भी आपको बताया था। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित हिमालय की श्रेणियों का निर्माण टर्सरी काल में हुआ था, यानी कि जो हिमालय साइड जो रीजन है वो पर्वतीय इलाका है, आप सभी को पता ही होगा, तो उसका जो निर्माण हुआ था वो टर्सरी काल में हुआ था। और टर्सरी काल टेनिस सागर के अपवादों अवसादों से के ऊपर उठने एवं हिमालय के निर्माण के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश को 4 विशिष्ट भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। सहारनपुर का शिवालिक पलहटी क्षेत्र, भाबर और तराई क्षेत्र, गंगा का मैदान तथा दक्षिण पठारी क्षेत्र, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि अगर भौगोलिक क्षेत्रों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश को बेसिकली, सॉरी, अगर भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें तो बेसिकली उत्तर प्रदेश को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें पहला भाग हो जाएगा आपका शिवालिक, या कह सकते हैं जो सहारनपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है, यानी शिवालिक तलहटी क्षेत्र। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ी बहुत मैपिंग पढ़ रखी है, तो हिमालय वाला जो रीजन है जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है वो शिवालिक श्रेणी आ जाती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से कह सकते हैं हिमालयन जो रीजन है, अब चूंकि वैसे तो उत्तराखंड जब हिंदुस्तान मतलब उत्तर प्रदेश में था तो पूरा उत्तराखंड शिवालिक श्रेणी का पार्ट है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात की जाए तो केवल जो सहारनपुर वाला एरिया रह जाता है वो ही शिवालिक तलहटी का क्षेत्र बचता है। तो शिवालिक तलहटी का क्षेत्र, इसके बाद में भाबर व तराई क्षेत्र, जो कि कह सकते हैं कि उसके नीचे का भाग आ जाता है, यानी कि जहाँ पे नदियां आके नीचे मिलती हैं आके, एक तरीके से कह सकते हैं, चूंकि
भाबर व तराई क्षेत्र के ऊपर है तलहटी क्षेत्र या कह सकते हैं शिवालिक क्षेत्र। तो उस तरफ से पहाड़ों से नदियां पर्वतों से नीचे बहती हुई आ रही हैं। लेकिन भाबर व तराई क्षेत्र में आके नदियां एक तरीके से कह सकते हैं कि पूर्णतः जमीन पे आ जाती, तो वो क्षेत्र हो जाता है आपका भाबर व तराई क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद में आ जाता है गंगा का मैदान, यानी कि गंगा का कह सकते हैं, गंगा यमुना का विशाल मैदान है, जो कि उत्तर प्रदेश के जियोग्राफिकल जो लोकेशन है उसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान पे करता है। और उसके बाद में आ जाता है दक्षिण पठारी क्षेत्र, जो कि आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जहाँ पे जैसे बात करते हैं कि झांसी ललितपुर है, ठीक है, जालौन है, महोबा है, चित्रकूट है। इसके अलावा अगर सोनभद्र की बात करें तो ये सारे दक्षिण का पठारी क्षेत्र में आ जाते हैं। चूंकि उससे नीचे अगर बात करते हैं तो चूंकि दक्षिण का ही हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है वो सारे यही डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये पठारी एरिया रह जाता है। ठीक है। इस वजह से ये चौथा पार्ट हो जाता है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब बात करते हैं सहारनपुर के उत्तरी व उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियां स्थित हैं, जो कि उत्तराखंड की सीमा का निर्धारण करती हैं, जिसमें अमसोट, भैंसिया, साकम्बरी, सहनसा सहनसरा और मोहंड उत्तर प्रदेश में शिवालिक की प्रमुख चोटियां। ध्यान रखेंगे, अगर आप कुछ ज़्यादा ही डीपली लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी अगर कांस्टेबल या एसआई लेवल के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की वो चोटियां जो कि शिवालिक श्रेणी का पार्ट है, अमसोट, बहनसिया, साकम्बरी और सहनसरा तथा मोहंड। क्या ध्यान रखेंगे इस बात को। मोहंड दर्रा भी है, जो कि देहरादून के द्वार के रूप में जाना जाता है, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से जब हम अ, उत्तराखंड के लिए एंट्री करते हैं तो मोहंड दर्रा पड़ता है, या कह सकते हैं मोहंड पास है, जो कि देहरादून का द्वार भी इसको बोला जाता है। ठीक है। बात करते हैं भाबर व तराई क्षेत्र का विस्तार शिवालिक पहाड़ियों के समानांतर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण लंबाई में भाबर के का क्षेत्र शिवालिक से लगा हुआ है। यानी एक तरीके से जैसे कि अगर आपने उत्तर प्रदेश का मैप देखा हो तो इधर सहारनपुर से लेके, ठीक है, जैसे कि इस तरफ सहारनपुर से लेके प्रॉपर जो चला आया हिमालय के साथ साथ यहाँ अपने यहाँ पे कह सकते हैं कि बलरामपुर तक, या कह सकते हैं जो लास्ट वाला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, श्रावस्ती, महोबा, बलरामपुर यहाँ तक। ठीक है। तो ये पूरा जो रीजन है ये आपका भामरवा तराई क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। ये वाला पूरा, तो यही ये पॉइंट बोल रहा है कि भामर और तराई क्षेत्र का जो विस्तार है वो शिवालिक पहाड़ियों के समानांतर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण लंबाई में फैला हुआ है। ठीक। अगला आ जाता है कि भावर क्षेत्र पश्चिम में, ये देखिए अभी है, सहारनपुर से लेकर उत्तर में कुशीनगर तक विस्तृत है। तराई क्षेत्र के अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया जनपद शामिल है। और वहीं अगर बात करें शिवालिक की, जो डुंडवा श्रृंखला पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र तक विस्तृत है। ठीक है। आगे बात करते हैं तो गंगा यमुना का जो दोआब गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो उसको गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, जैसे कि ये आपकी गंगा जी निकल के आई है, ठीक है, और वहीं ऐसी ऐसी आपकी यमुना जी निकल के आई है इस तरीके से। और ये इस तरफ यहाँ पे जाके जैसे कि प्रयागराज यहाँ पे आ गया तो प्रयागराज में जाके ये मिल जाती है। तो ये वाला जो रीजन है, यानी इस तरफ गंगा और इस तरफ यमुना, इनके बीच का जो रीजन है, ठीक है, इस रीजन को बोलते हैं गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ठीक है। तो ये हो गया गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। और बात करते हैं अगर इन दोनों नदियों के बीच में फैला हुआ है, जो कि पश्चिम में शाहजहांपुर से पूरब में प्रयागराज तक विस्तृत है। हालांकि शाहजहांपुर नहीं बल्कि आपका सहारनपुर होगा। ठीक है। तो पश्चिम में सहारनपुर से लेके पूरब में प्रयागराज तक विस्तृत है। इसके तीन उपभाग हैं, जैसे ऊपरी द्वार जो कि सहारनपुर से बुलंदशहर तक फैला हुआ है। ठीक है। और अगला आ जाता है मध्य द्वार, जो कि अलीगढ़ से कन्नौज तथा औरैया तक विस्तृत है। तथा निम्न द्वार, जो कि सिंपल सी बात है ऊपर से नीचे की ओर ये अपघटित होता चला आ रहा है। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपरी दोआब हो जाएगा, मध्य वाला हिस्सा जो बचता है वो मध्य दोआब हो जाएगा, और सबसे नीचे वाला हिस्सा जो बचेगा वो निम्न दोआब हो जाएगा। ठीक है। तो अलीगढ़ से लेके, अलीगढ़ है आपका, कासगंज है, एटा है, मैनपुरी है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, ठीक है, ये वाला जो रीजन हो जाएगा ये मध्य दोआब के अंदर आ जाएगा और ये तक विस्तृत है। और उसके बाद में कह सकते हैं कन्नौज के आगे वाला जो दोआब आ जाएगा वो आपका कह सकते हैं निम्न दोआब हो जाएगा, जो कि कानपुर से लेके प्रयागराज तक विस्तृत है। ठीक। आगे बात करते हैं रोहेलखंड के बारे में। ये उत्तर प्रदेश के उत्तर तथा पश्चिमी भाग में स्थित है। इसमें दक्षिण तथा पश्चिम में गंगा यमुना दोआब तथा उत्तरी पूर्वी में अवध का मैदान स्थित है। इसके उत्तर में तराई क्षेत्र है। ध्यान रखेंगे रोहेलखंड को दो चीजें हैं, एक रोहेलखंड तथा एक बुंदेलखंड। ठीक है। इसके अलावा एक बघेलखंड भी आता है। ठीक है, विस्तृत चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं अगर रोहेलखंड के बारे में, तो ये उत्तर प्रदेश के उत्तर तथा पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है। जो कि आप मान सकते हैं कि मथुरा वाला जो रीजन है। ठीक है। और पश्चिम में गंगा यमुना का दोआब और दक्षिण पूर्व में अवध का मैदान स्थित है, यानी कि कह सकते हैं कि बदायूं वाला जो रीजन रहेगा, बदायूं है और बरेली वाला जो रीजन है, ठीक है, ये रोहेलखंड में आ जाएगा। इसके अंतर्गत अमरोहा,
ध्यान रखिए कि इसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंतर्गत अमरोहा, बरेली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत और संभल क्षेत्र स्थित है। ठीक है। गंगा के अतिरिक्त इन मैदानों का निर्माण रामगंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा किया जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि रामगंगा कहाँ पे जाके गंगा में मिलती है? तो रामगंगा कन्नौज के निकट श्रृंगवेरपुर नामक स्थान पे, या कह सकते हैं सिंगी रामपुर नामक स्थान पे, कन्नौज के निकट मुख्य जो गंगा है उसमें मिल जाती है। ठीक है। और अगर बात करी जाए कि उत्तर प्रदेश की किस नदी में स्वर्ण कण पाए जाते हैं, तो वो आपकी रामगंगा नदी हो जाएगी। ठीक। तो रामगंगा नदी द्वारा इसे दो भागों अर्थात पश्चिम में भांगर क्षेत्र तथा पूर्व में खादर क्षेत्र के रूप में विभाजित किया जाता है। ठीक है। अवध का मैदान दूसरा पॉइंट आ जाता है। तो दक्षिण पूर्व में गंगा यमुना दोहा, उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड मैदान, उत्तर में तराई क्षेत्र और पूर्व में पूर्वांचल मैदान से घिरा हुआ है। अवध का मैदान, अवध मैदान, अवध यार मान सकते हैं सिंपल सा लखनऊ के आसपास का जो रीजन है वो अवध का मैदान हो जाएगा। ठीक है। अवध मैदान में हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर आदि क्षेत्र आते हैं। और गंगा के अतिरिक्त सरयू, जिसको ऑफिशियली वैसे नाम इसका घाघरा है, तथा गोमती नदियां इस मैदान में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अवध रीजन में। वहीं अगर बात करते हैं हम पूर्वांचल के मैदान के बारे में, तो जौनपुर, संत रविदास नगर, आजमगढ़, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं आपके पूर्वांचल में। और पूर्वांचल के बारे में तो कालीन भैया ने आपको बहुत अच्छे से बता ही दिया था। ठीक। तो इसके उत्तरी भाग में का निर्माण जो है राप्ती तथा घाघरा नदियों से होता है। और इसके उत्तर में उत्तर से दक्षिण की ओर राप्ती, खादर, सरयू धार मैदान तथा पूर्विया मैदान नाम दिया जाता है। यानी कि कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर जो पूर्वांचल है उसको राप्ती, खादर, सरयू धार मैदान तथा पूर्विया मैदान वगैरह इसको बोला जाता है। वहीं बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग के बारे में, चूंकि मैंने आपको बताया था आपका ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, महोबा, चित्रकूट, ठीक है, और ये जो कह सकते हैं सोनभद्र तक ये पूरा रीजन जो चला गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है वो पूरे तरीके से पठारी भाग हो जाता है। तो इसके बारे में अगर चर्चा करें तो उत्तरी सीमा गंगा तथा यमुना द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि यमुना जी के दक्षिण की ओर जो भी है वो आपका पठारी क्षेत्र हो जाएगा। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज व मेजा तथा करछना तहसील, चंदौली की चकिया तहसील और गंगा के दक्षिण में स्थित मिर्जापुर के भाग सम्मिलित हैं। ठीक है। इन इस रीजन में चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि नदियां प्रवाहित होती हैं तथा दक्षिण पठार के क्षेत्र को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें ट्रांस यमुना का क्षेत्र, यानी कि जो यमुना से कह सकते हैं कि यमुना के आसपास का क्षेत्र रहेगा वो ट्रांस यमुना क्षेत्र, बघेलखंड का पठार तथा बुंदेलखंड का पठार मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो ट्रांस यमुना के क्षेत्र की अगर बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत आगरा तथा मथुरा जिलों जिलों में यमुना के पश्चिम में स्थित जो क्षेत्र है वो ट्रांस यमुना क्षेत्र बोला जाता है। और अगर बघेलखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में बघेलखंड पठार स्थित है। इसके अंतर्गत सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली तथा दक्षिण भाग में प्रयागराज व दक्षिण पूर्वी भाग आते हैं। यह क्षेत्र कोयले के लिए समृद्ध है तथा सिंगरौली बेसिन यहाँ पे स्थित है। यानी कह सकते हैं कि सिंगरौली बेसिन या सिंगरौली जो है कोयले के लिए फेमस, वो किस रीजन में आता है? तो वो आ जाता है आपका बघेलखंड में। ठीक है। और इसे विंध्याचल का पठार भी कहते हैं। अब बात करते हैं अगर बुंदेलखंड पठार के बारे में, इसका जो निर्माण हुआ था नीस की चट्टानों से हुआ था। यह पठार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में विभक्त है। इसकी सीमाएं उत्तर में यमुना तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखला, उत्तर पश्चिम में चंबल तथा दक्षिण पूर्व में पन्ना अजयगढ़ श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती हैं, जिसमें झांसी, जालौन, महुआ, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट आदि बुंदेलखंड के मैदान है। ठीक है, आप कह सकते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। कुल मिला के सिंपल सी बात, देखो बुंदेलखंड तो आपको याद रहेगा, ये झांसी, महोबा, जालौन, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, ये वाला बुंदेलखंड है। और इसके अगर आप थोड़ा और पूरब की तरफ बढ़ जाएंगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा? आपका बघेलखंड हो जाएगा। और अगर ट्रांस यमुना की बात करें तो जो इससे ऊपर वाला रीजन है, यानी कि उत्तर वाला रीजन है, जिसमें आपका यमुना आगरा तथा मथुरा का रीजन रह जाएगा, जो कि यमुना से टच करते हुए डिस्ट्रिक्ट है, वो ट्रांस यमुना क्षेत्र हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं कि मैदानी क्षेत्र के बारे में, तो मैदानी क्षेत्र में नवीन काप या निपेक्षों को खादर या कछार बोला जाता है। और मैदानी क्षेत्र के पुराने काप या निपेक्षों को बांगर बोला जाता है। यानी कि जो मैदान है, सिंपल सी बात है, अगर कोई नदी बह रही है तो उस नदी के साथ में आपने देखा होगा जैसे कि जब नदी में बाढ़ आती है तो वो अपने साथ में उस तरफ से बाहर के कुछ कह सकते हैं मिनरल्स लेके आती है। तो उन मिनरल्स को जब वो बाढ़ समाप्त हो जाती है तो वहाँ की जो जमीन होती है वो काफी एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छी हो जाती है, मतलब उपजाऊ हो जाती है। ठीक है। तो जो नए नई मिट्टी आके जो वो बन जाता है उसको बोला जाता है नवीन काप, यानी काप का मतलब है मिट्टी। ठीक है। तो उससे जो मैदान बनता है उसको खादर बोला जाता है, यानी कि नई बन गई, यानी कि खादी पड़ गई तो खादर। और चूंकि वो पहले से वहां पे अच्छी सी फसल हो रही थी तो पुरानी जो एक तरीके से कह सकते हैं आपकी उपजाऊ मिट्टी थी वो बह के कहीं दूसरी जगह चली गई है, तो उसको बोला जाता है बांगर। ठीक है।
तो इस तरीके से बांगर तथा खादर का आप डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 80 से 300 मीटर है और मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण जो है चंबल व यमुना नदी के तट पर होता है। सिंपल सी बात है, चूंकि चंबल जो नदी वो बीहड़ के लिए फेमस ही है, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो बीहड़ों का निर्माण कौन करती है नदी, वो सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण निर्माण करेगी आपकी चंबल नदी। और चंबल के साथ साथ में टच हो रही है यमुना नदी, तो सिंपल सी बात है, गेहूं के साथ में घुन तो पिसता ही है। तो चंबल चूंकि यमुना नदी में ही मिलती है जाके, तो चंबल और यमुना साथ साथ में आ जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में, तो गेहूं, धान तथा आलू मैदानी क्षेत्र की प्रमुख फसल हो जाएंगी। वहीं अगर पहाड़ी या पठारी क्षेत्र की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग, नॉर्मल सी बात है, औसत ऊंचाई 300 मीटर है। तथा मिर्जापुर और सोनभद्र की कुछ पहाड़ियां लगभग 600 मीटर भी ऊंची हैं। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में पठारी व बुंदेलखंड का क्षेत्र विस्तृत है। और बिंडम, टाड़ा, कुशेहरा व खड़ंजा जलप्रपात जो कि मिर्जापुर में स्थित है, ये कह सकते हैं बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र की सीमा, उत्तरी सीमा पर गंगा यमुना बहती हैं। और बुंदेलखंड तथा पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी बहती है। सिंपल सी बात, वही एक तरीके से स्ट्रेटेजिकल जो लोकेशन है उसके बारे में बात कर रहा है। अगर बात करते हैं हम बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र के बारे में, तो इसका ढाल उत्तर की ओर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, चूंकि अब गंगा यमुना का जो क्षेत्र हो जाएगा वो दोआब का क्षेत्र वो बीच का रह जाएगा। और उत्तर की तरफ अगर बात करें, मतलब कि गंगा यमुना का जो उत्तर का क्षेत्र, वहां पे तो शिवालिक पहाड़ियां, तो वहां से तो नदियां इस तरफ बह रही हैं। और वहीं अगर दोआब क्षेत्र के दक्षिण की बात करें, तो वहां पे पठारी क्षेत्र है, तो उस तरफ की नदियां भी इस तरफ ही आएंगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसका जो ढलान है वो उत्तर की ओर हो जाएगा, बुंदेलखंड वाले जो रीजन है उसका, ठीक है। और इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो दलहन व तिलहन है। इसको इस तरीके से भी रिलेट करें, चूंकि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल दाल है, तो मध्य प्रदेश से लगता हुआ बुंदेलखंड का क्षेत्र, तो वहाँ की भी जो प्रमुख फसल दाल हो जाएगी, ठीक है, दाल व तिलहन। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि या कह सकते हैं वेटलैंड क्षेत्र लगभग 5.15% है। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम नम भूमि वाला जो क्षेत्र है यानी वेटलैंड डिस्ट्रिक्ट है, वो आपका सोनभद्र हो जाएगा। सर्वाधिक नम भूमि उत्तर प्रदेश के किस जिले की है, वो आपकी सोनभद्र की हो जाएगी। और सबसे कम नम भूमि जो रहेगी वो आपकी बागपत व हाथरस की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे कम नम भूमि या वेटलैंड उत्तर प्रदेश के किस जिले की है, बागपत व हाथरस। और सबसे ज्यादा जो नम भूमि है वो सोनभद्र की। और अगर बात करते कि उत्तर प्रदेश में कुल कुल टोटल क्षेत्रफल में नम भूमि का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, क्षेत्र है वो लगभग 5.25% है, यानी कि 5.15% है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो वो आपकी गोरखपुर में होती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो वो आपकी मथुरा में होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। सर्वाधिक नम भूमि वाला क्षेत्र आपका हो जाएगा सोनभद्र, सबसे कम नम भूमि वाला क्षेत्र आपका कह सकते हैं मथुरा व फिर सॉरी बागपत व हाथरस। और टोटल 5.15% आपकी नम भूमि है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब आगे अगर बात करते हैं 1993 में गोमती नदी के किनारे स्थित 3 नगरों सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ के लिए गोमती कार्यकारिणी योजना का निर्माण किया गया था, जो कि अब अभी भी डेवलप कर रही है। यानी कि गोमती नदी के किनारे किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं उनको डेवलप करने का कार्य गोमती कार्यकारिणी समिति या कह सकते हैं योजना के द्वारा किया जा रहा है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1993 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखें। बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्टों के लिए उस समय हुआ था, जिसमें सुल्तानपुर, जौनपुर व फिर लखनऊ थे, ठीक है। तो आई होप ये मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश का कुछ कह सकते हैं कि ये भौगोलिक इतिहास था या भौगोलिक संरचना थी, ठीक है। विस्तृत रूप से इसमें चर्चा की है मैंने। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ में, अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कह सकते जो अगला टॉपिक रहेगा उसके बारे में, ठीक। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।